नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास कालखंड के अंतर्गत अंग्रेज़ों के अधीन अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था में से एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी ई लर्निंग कक्षा में हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ जब भारत में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तब लगान संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की: अस्थाई भू राजस्व प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इसी संदर्भ में हम लोगों ने इससे पूर्व 2 कक्षाओं में अस्थाई व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज की यह कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इस टॉपिक पर जो प्रश्न सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं वह इस प्रकार बनते हैं, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हैं, या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, या रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था, इस व्यवस्था की मूल विशेषताओं को बताएं, क्या यह व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में सफल रही थी, इसके गुण एवं दोषों का परीक्षण करें, या भारतीय किसानों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। एक सवाल और इस तरह हो सकता है कि अंग्रेज़ों के अधीन विभिन्न प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ जो अपनाई गई उसका कंपनी और रैयतों के संबंधों पर क्या असर पड़ा। तो इस तरह देखते हैं कि इस टॉपिक से भू राजस्व व्यवस्था से ढेर सारे सवाल बनाए जा सकते हैं और विभिन्न तरह के सवाल पूछे भी गए हैं। तो हम लोग अपने इसी सवाल को सामने रखकर आज की इस कक्षा में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था से यह किस प्रकार अलग थी, आखिर क्यों अंग्रेज़ों को अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था के अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था पर उतरना पड़ा या रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाना पड़ा, क्यों नहीं पूरे भारत में एक समान ही भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था को पूरे भारत में क्यों नहीं लागू कर दिया गया। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। अंग्रेज़ जब भारत आए तो एक व्यापारी के रूप में आए थे और व्यापार ही उनका मुख्य पेशा था। स्थानीय शासकों के दरबार में उसके पक्ष या विपक्ष में वे लोग अपने व्यापार के हित के लिए उठते बैठते थे या समर्थन करते थे या उससे आदेश लेते थे या स्थानीय शासकों से अच्छे संबंध बनाकर अपने व्यापारिक हितों को साधते थे। तो प्रारंभ में भारतीय राजनीति में उनका दखल देने का उद्देश्य केवल यही था कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सुविधाएं हासिल की जाए, या किस प्रकार व्यापार पर एकाधिकार किया जाए, या किस प्रकार अपने विरोधियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाए। व्यापारिक विरोधियों को मतलब जो व्यापार में कंपटीशन पैदा करते थे, जो उनके प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाज़ार से बाहर करने के लिए या उस क्षेत्र से हटाने के लिए वो उस क्षेत्र के शासक, जमींदारों या प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे इसी क्रम में उन्होंने भारतीय राजनीति की दुर्बलता को देख लिया और उन्हें लगा कि अगर हम विभिन्न गुटों को साधने के साथ साथ अपने मनपसंद व्यक्ति को ही राजा बना देंगे तो हो सकता है कि यह हमारे हित के ज़्यादा अनुकूल होगा। और यहीं से उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया और जब भी गद्दी पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की दावेदारी बनती थी तो किसी एक का समर्थन प्राप्त करके उसे गद्दी पर बैठाने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतियोगिता की शुरुआत हुई या भारत में उसके संघर्ष की शुरुआत हुई।
तो जब ये व्यापारी शासक बन गए, इन्हें खुद ही गद्दी मिल गई या ये खुद ही अपने अपने प्रांत के मालिक बन गए, तब इनका मूल उद्देश्य तब भी लाभ कमाना ही था, क्योंकि ये दूसरे देश के निवासी थे, वहाँ से व्यापार के लिए आए थे। अब इन्हें इनका अपना हित, अपना उद्देश्य एक ही था कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। सरकारी आमदनी का, सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी, और इसी कारण इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, सबसे ज़्यादा अपने आप को केंद्रित किया। अस्थायी व्यवस्था में हम लोग देखें कि किस तरह बिहार बंगाल के बड़े भाग में इन लोगों ने ज़मींदारों के साथ समझौता किया और उसे अपने अपने क्षेत्र का लगान वसूली करने का अधिकारी बना दिया। लेकिन चूँकि भारत एक बड़ा देश था, हर जगह की सामाजिक संरचना अलग अलग थी। जब ये लोग दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, जब ये लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ इन लोगों को बंगाल की तरह, बंगाल बिहार की तरह ज़मींदारी वर्ग नहीं दिखा। मतलब बड़े बड़े ज़मींदार, प्रभावशाली व्यक्ति समाज में, इस तरह के व्यक्ति जिनको ज़मींदार बना दिया जाए और पूरे क्षेत्र के लगान की वसूली का जिम्मा दे दिया जाए, इस तरह के वर्ग की अनुपस्थिति दिखी। इस कारण से अब इन्हें यहाँ अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू करने में परेशानी होने लगी। किसे ज़मींदार बनाया जाए। सामाजिक, चूँकि बिहार बंगाल मैदानी समतल भाग भी था, उपजाऊ क्षमता भी, उपजाऊ शक्ति ज़मीन की ज़्यादा थी, और सामाजिक वर्ग व्यवस्थित सामाजिक वर्ग था। जब ये दक्षिण पश्चिम पहुँचे तो पश्चिमी घाट, पर्वत श्रेणी, पठारी क्षेत्र और सामाजिक संरचनाओं में भिन्नता, इन सभी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो वहाँ ये ज़मींदारी प्रथा लागू करने की स्थिति में नहीं थे कि किन व्यक्ति को प्रभावशाली मानकर ज़मींदार माना जाए। दूसरी समस्या यह भी थी कि अस्थायी भूमि व्यवस्था में इन लोगों ने ज़मींदारों के साथ समझौता तो कर लिया था, लेकिन उनके बदले में, लगान वसूली के बदले में रकम की एक तय रकम 10/11वां हिस्सा उन्हें ज़मींदारों को लगान वसूली खर्च के लिए देना पड़ता था। तो यह उनके लिए कष्टकारी था, क्योंकि लगान का एक हिस्सा उन्हें कमीशन के रूप में दे देना पड़ता था। दूसरी समस्या यह थी कि वहाँ लगान की दर फिक्स कर दी गई थी। अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होती थी तो उससे ज़मींदारों को लाभ होता, सरकार को उससे कोई लाभ नहीं होता। राजस्व की दर तय कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी, इसलिए सरकार लगान की राशि नहीं बढ़ा सकती थी, ज़मींदार भी लगान की राशि को नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन ज़मींदार अपने क्षेत्र में अक्सर अच्छी फसल होने पर या जोर ज़बरदस्ती के द्वारा या शोषण के द्वारा, धूर्तई से, लोभ से, लालच से, दबाव देकर तय लगान से ज़्यादा लगान की वसूली करते थे और उसका एक मोटा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो इससे इससे कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई। कृषकों में जो असंतोष फैला, उससे कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसका एक कारण यह भी था कि अब यूरोपीय समाज जो था वो बदलाव के दौर से गुजर रहा था और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत वहाँ प्रचलित थे, जिसमें एक सिद्धांत उपयोगितावाद का भी सिद्धांत था। इसी सिद्धांत की आड़ में अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने कब्जे को सही ठहराया था। उनका कहना था कि यह जो है, यह क्षेत्र, यह समाज, यह संस्कृति पिछड़ी हुई अवस्था में है और हम लोग काफ़ी विकास के काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम इन लोगों का कल्याण करें, इन लोगों के लिए उपयोगी कार्य करें, इन लोगों की सहायता करें। और इसी तर्क के साथ वे अपने शासन का औचित्य सिद्ध करते थे अपने यूरोपीय समाज के लोगों के बीच में। तो अगर कृषक असंतोष या किसानों के असंतोष से सरकार की छवि धूमिल होती थी, तो इसका भी असर सरकार की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा था। इस कारण भी सरकार एक बिचौलिया वर्ग खड़ा नहीं करना चाह रही थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे दो उद्देश्य हो गया। पहला तो मजबूरी थी कि वहाँ बिचौलिया वर्ग को खड़ा नहीं किया जा सकता है,
दूसरा, सरकार ऐसा वर्ग अपने तरफ से बनाना भी नहीं चाह रही थी। और तीसरा, सरकार यह जान रही थी कि लगान वसूली में एक हिस्सा ज़मींदारों को देना पड़ता है और साथ ही साथ लंबी अवधि के करार में सरकार के हाथ में लगान में बढ़ोतरी करने का अधिकार भी नहीं रहता है, तो भविष्य में इससे सरकार को हानि होगी। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर, इस विचार को सामने रखकर सरकार ने इस क्षेत्र में अस्थायी भूमि व्यवस्था लागू करने से इनकार कर दिया। इस क्षेत्र में प्रभावशाली अधिकारी रीड और मुनरो थे। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाए। रैयत किसानों को कहा जाता है, तो रैयतवाड़ी का अर्थ हुआ किसानों से सीधा समझौता कर लिया जाए, किसानों के साथ सीधे ज़मीन के लगान की राशि निर्धारित कर दी जाए और ज़मीन का लगान देते रहने समय तक किसानों को ज़मीन का मालिक माना जाए। अगर वो लगान देने में असमर्थ होंगे, उनका लगान नहीं जमा होगा, वो चूक जाएंगे, तो उनके ज़मीन को सरकार नीलाम कर लेगी। तो मतलब सीधा पट्टा जो है वो किसान के साथ बनाया जाए, किसानों के साथ ही सीधा एग्रीमेंट सरकार का हो और जो भी लगान की राशि निर्धारित होगी वो किसान सीधे सरकारी खजाने में जमा करेंगे। तो यहाँ किसानों के साथ सीधे लगान संबंधी समझौते किए गए। इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। मतलब रैयत के साथ, रैयत का मतलब हुआ किसान के साथ सीधा समझौता, तो इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यहाँ पर कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, सरकार ही ज़मींदार थी, सरकार ही मालिक थी और किसान जो थे वो अपने भूमि के सीधे मालिक थे। लगान नहीं देने की स्थिति में किसान की ज़मीन जब्त कर ली जाती थी और उसे नीलाम कर लिया जाता था या किसी दूसरे रैयत को दे दिया जाता था। लगान की दर सरकार निर्धारित करती थी और उससे संबंधित किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता था, समझौता पट्टा कर लिया जाता था। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास का इलाका जो है उस क्षेत्र में लागू किया गया सबसे पहले। उसके बाद यह महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में लागू किया गया। पूर्वी बंगाल, असम और पूर्व कर्नाटक का जो भाग है उन क्षेत्रों में यह लागू किया गया। मतलब इसे पूरे भारत में नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में जहां बिचौलिया वर्ग नहीं था, जहां किसान सीधे सरकार सीधे किसान के साथ जुड़े हुए थे, उन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया, जिसमें मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल का पूर्वी हिस्सा, असम और पूर्व के हिस्से में इसे लागू किया गया था। इसमें जिस टुकड़े को किसान जोता बोता था उसे उसका मालिक मान लिया गया था और शर्त केवल यह थी कि ज़मीन का मालगुजारी वह देता रहे। इसमें अस्थायी बंदोबस्ती ऐसा फिक्स लंबी अवधि के लिए समझौता नहीं किया गया। 10-20 सालों पर सरकार लगान की राशि पुनः तय करती, जो सीधे किसानों के साथ तय किया जाता। तो इस व्यवस्था का सामान्य रूपरेखा यही था और इसके प्रभावित क्षेत्र भी जो बताएं उस क्षेत्र में लागू थे। उस क्षेत्र में लागू करने के पीछे उद्देश्य भी समझ में आ गया कि यहाँ पर ज़मींदार वर्ग अनुपस्थित था। इस क्षेत्र में ऐसी सामाजिक बनावट नहीं थी कि किसी प्रभावशाली वर्ग को खड़ा किया जा सके। दूसरा, सरकार असंतोष पैदा नहीं करना चाहती थी। तीसरा, सरकार भविष्य में होने वाले मुनाफे को नहीं छोड़ना चाहती थी। चौथा, सरकार अपने और रैयत के बीच में बिचौलिया वर्ग खड़ा करके उसे कमीशन नहीं देना चाह रही थी। मतलब उसे जो बीच में लगान वसूली की एवज में जो उसे फीस दी जाती थी या उसे कमीशन दी जाती थी वो नहीं देना चाह रही थी। तो इन सभी कारणों से सरकार सीधे रैयत के साथ जुड़ी। ऊपरी तौर पर देखने में यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, कोई शोषक वर्ग नहीं था। सरकार और किसान सीधे आमने सामने थे। पहले से भी यह व्यवस्था चली आ रही थी कि रैयत के साथ सीधे ज़मींदार, मुगल काल में भी उस क्षेत्र के प्रशासक सीधे समझौता करते थे। शेरशाह ने भी इस पद्धति को अपनाया था। किसानों के साथ ही सीधे पट्टे और कबूलियत करवाई जाती थी, तो सीधा किसानों को ही ज़मीन का मालिक माना गया और ज़मींदार
जैसा वर्ग बीच में शोषण के लिए नहीं था, बीच में कोई शोषक वर्ग नहीं था। तो ऊपरी तौर पर यह देखने में बड़ा अच्छा लगता है। किसान और सरकार सीधे आमने सामने थे। जो भी लगान होता था सरकार किसानों के साथ तय करती थी और किसान उसे चुकाते थे। इसमें किसान को उसके ज़मीन का मालिक मान लिया गया था। किसान को भी पता था कि इतना राशि उसका लगान देने के बाद और कोई अतिरिक्त रूप से डिमांड नहीं होगा। लेकिन जब यह व्यवस्था लागू हो गई, जब व्यवस्था लागू की गई, तो इसके दोष खुद ब खुद उभर कर सामने आने लगे। सबसे बड़ा दोष था कि अन्य व्यवस्थाओं की तरह ही, अन्य भू राजस्व व्यवस्थाओं की तरह ही सरकार के लोभ की कोई सीमा नहीं थी, सरकार के लालच का कोई अंत नहीं था। सरकार ने उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में निर्धारित कर दिया था। लगभग 55% की राशि किसानों को लगान के रूप में देनी होती थी, जो कि अत्यधिक दर थी, काफ़ी ऊंची दर थी। और इसके साथ साथ सरकार ने यह अधिकार भी अपने हाथ में रखा था कि भविष्य में लगान बढ़ोतरी का अधिकार उसे है, और सरकार भविष्य में 10-20 सालों पर लगान निर्धारण के क्रम में उसमें लगातार बढ़ोतरी ही करती गई, उसमें कमी की गुंजाइश नहीं थी। फसल खराब होने पर, प्राकृतिक मार होने पर, आपदा की स्थिति में, इस सभी चीज़ों पर किसानों को राहत जैसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई, कोई राहत नहीं दी गई। किसान अपने ज़मीन का मालिक था, लेकिन तभी तक जब तक वह लगान देता रहता। इस क्रम में जब किसान की फसल खराब हो जाती थी तो किसान लगान देने में सक्षम नहीं हो पाता था। परिणाम यह होता था कि वह अपने ज़मीन को ज़मींदारों, साहूकारों के पास, सेठों के पास गिरवी रख देता था, और गिरवी रख के उससे लोन लेता था, ऋण लेता था, और फिर उन ऋण के से लगान की राशि को चुकाता था। और इस तरह वह जब एक बार ऋण के जाल में फंस जाता था तो वह लगातार उसमें उलझता जाता था, क्योंकि साहूकारों की भी प्रवृत्ति लालच, साहूकारों का भी लालच काफ़ी बड़ा था। ऋण की दर काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो एक भू राजस्व की दर काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से ऋण की दर काफ़ी ज़्यादा, तो किसानों के हाथ में कुछ बचता नहीं था जो उसे अगले साल फिर चुका सकें। और इस प्रकार ब्याज पर ब्याज देते देते वह कई गुना, मूलधन का कई गुना हो जाता था, जो किसान आसानी से चुका नहीं पाते थे। दूसरा, भ्रष्ट आचरण के द्वारा भी साहूकारों ने मनमाने ढंग से ऋण की राशि तय की, या दी गई रकम के बदले में कुछ और रकम लिखा ली, या फिर किसानों के अनपढ़ होने, भोले होने, या फिर कानूनी प्रक्रियाओं की समझ नहीं होने के कारण वह ऋण के जाल में, अंतहीन ऋण के जाल में उलझते चले गए। परिणाम यह हुआ कि ज़मीन जो है वो साहूकारों के पास जमा होती चली गई। तो यहाँ पर कोई बिचौलिया वर्ग, ज़मींदार वर्ग नहीं था, लेकिन सरकार ही सबसे बड़े बिचौलिए के रूप में थी, सरकार ही सबसे बड़ा ज़मींदार थी। और लगान की राशि इतनी ज़्यादा थी कि सरकार जो है, किसान जो है उसे कभी ढंग से पूरा नहीं कर पाता था। तो यहाँ सरकार जो अपना राजस्व निर्धारित करती थी वह उद्देश्य तो पूरा हुआ, लेकिन किसानों के साथ सरकार के सीधे जुड़ने का जो तर्क दिया गया कि इससे किसानों के हित की अधिक रक्षा हो सकेगी, यह तर्क अधूरा रह गया, यह खोखला रह गया। किसानों के हित की पूर्ति या हितों की रक्षा सरकार करने में असफल रही, क्योंकि सरकार ही शोषक थी, सरकार ही मालिक थी। तो जब मालिक ही शोषक हो जाए तो फिर उसे बचाने वाला और कोई नहीं है। इसका परिणाम देखने को मिलता है कि बाद में दक्षिण भारत में भी किसान आंदोलन सामने आए, ज़मीन संबंधी विद्रोह हुआ, और यह विद्रोह स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय साहूकारों के अलावा सीधे अंग्रेज़ों के विरोध में भी गया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो या मराठवाड़ा क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन हुए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। अगर जनता लगान व्यवस्था से संतुष्ट रहती
तो इस तरह के विरोध का सामना कंपनी को या अंग्रेजी सरकार को नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा न हुआ, बल्कि इस क्षेत्र में भी कृषक असंतोष पनपा और ख़ास तौर पर फसल के नष्ट हो जाने या प्राकृतिक मार के समय में किसान पूरी तरह बर्बाद होते चले गए। तो यह इस व्यवस्था के सबसे बड़े दोष थे। रैयत के साथ सीधे समझौता करके भी सरकार रैयतों को रियायत नहीं दे पाई। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग तीसरे व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।